नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। किसान भाइयों बहनों, संकट की इस घड़ी में ज़रूरत है कि हम सब एक दूसरे का और अपने परिवारों का ख्याल रखें। और ऐसे में हमारे किसान भाई बहन, खेतीहर मजदूर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि हमारे घरों तक खाना पहुंच सके। ऐसी संकट की घड़ी में ज़रूरत है कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे कि खेती किसानी भी आसानी से की जा सके। अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे 3 सेगमेंट से, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में देंगे कुछ ऐसी खास जानकारियाँ जो कि आपकी खेती किसानी को और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान बना सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। राजमा को पोषण का राजा कहा जाता है। हमारे देश में इसे काफी चाव से खाया जाता है। अगर इसकी खेती की जाए तो ये शारीरिक पोषण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है। उत्तराखंड के कई किसान राजमा की फसल को अपना रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके हैं। कल कल बहती नदियां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती हैं और यहाँ जिस तरह की बारिश होती है वो राजमे की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। खासतौर से यमुना घाटी की उपजाऊ दोमट मिट्टी, यहाँ का तापमान और जलवायु ज्यादा उपज के लिए बहुत उपयोगी है। घाटी क्षेत्र के किसान शायद ही कभी राजमे को एकमात्र फसल के रूप में उगाते हों, बल्कि यहाँ इसे अंतर फसल के तौर पर उगाने का चलन है। ज्यादातर किसान गन्ने के साथ इसे बोना पसंद करते हैं। राजमे के साथ एक और अच्छी बात यह है कि ये 90 से 115 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 12 से 20 क्विंटल है। देहरादून के आसपास रहने वाले वो किसान जो कभी गेहूं, धान, रतून, मक्का और तोरिया की खेती किया करते थे, अब राजमा उगा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि इसकी फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है और जल्द मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि राजमा बोने की शुरुआत कुछ ही किसानों ने की थी, लेकिन मुनाफा देख दूसरे किसान भी इसकी ओर आकर्षित हुए। इसका परिणाम ये निकला कि उत्तराखंड में राजमे का रकबा साल दर साल बढ़ता गया। राजमे की इसी कामयाबी में ढकरानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केंद्र ने क्षेत्र के राजमा किसानों की खूब मदद की है। वैज्ञानिकों और किसानों की मिलीजुली कोशिशों की बदौलत ही पूरा इलाका राजमे की खेती के रूप में बदल गया है। कुछ समय पहले तक यहाँ सिर्फ 3 हेक्टेयर जमीन पर राजमा बोया जाता था, लेकिन अब ये रकबा बढ़कर 100 हेक्टेयर हो गया है। स्थानीय किसानों का मानना है कि दूसरी प्रचलित फसल की तुलना में राजमे से ज्यादा आमदनी मिल रही है। इस दलहनी फसल की ओर किसानों के आकर्षण की एक वजह इसकी आसान थ्रेसिंग भी है। राजमे की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए वैज्ञानिकों की ओर से बाकायदा अभियान चलाया गया। किसानों को इसके आर्थिक फायदे गिनाए गए और उगाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रति हेक्टेयर 80 किलो बीज की जरूरत होगी। कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। वैज्ञानिकों ने उन्हें ये भी बताया कि बोने से पहले बीजोपचार जरूर करना है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षु किसानों की मिट्टी को भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरकों की सिफारिश की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों के संपर्क में रहे, उनके खेतों का दौरा करते रहे और किसी समस्या के आने पर उसका निदान करते रहे। प्रशिक्षण का नतीजा ये रहा कि दूसरी फसलों के मुकाबले राजमे का उत्पादन और मुनाफा दोनों अधिक रहे। कई किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी फसल कटाई वाले दिन ही बिक जाती है। स्थानीय बाजार में राजमे की अच्छी खासी स्वीकार्यता है, जो इस बात को दर्शाता है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ी इलाकों में राजमा मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन बदलते तापमान की वजह से गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी इसका बीज तैयार किया जा रहा है। इन लक्षित इलाकों में इसे फरवरी में भी बोया जाता है।
फरवरी की फसल बरसात शुरू होने से पहले ही तैयार हो जाती है। वैसे राजमा सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के अलावा वसा भी मौजूद होती है। 100 ग्राम उबले राजमे में 8.7 ग्राम प्रोटीन, 22.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.4 ग्राम फाइबर और 0.5 ग्राम वसा होती है। ऐसे लोग जिन्हें अपनी सेहत का ख्याल है, राजमा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब समय हुआ है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के संबंध में देते हैं कुछ खास जानकारियां। आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन और टमाटर की फसल में किस तरह से आप रोगों का और कीटों का नियंत्रण कर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं तमाम जानकारियां आज के कृषि कैलेंडर में। इस माह लहसुन की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निगरानी करते रहे। लहसुन में बैंगनी ब्लोच यानी धब्बा रोग से भी फसल का बचाव जरूरी है। रोग या कीट की उपस्थिति में मैंकाजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या कॉन्फिडोर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर किसी चिपकाने वाले पदार्थ में मिलाकर छिड़काव करें। टमाटर में भी फली छेदक की निगरानी करते रहें। इसके लिए खेत में पक्षी बरेसा लगाए और रोगग्रस्त पौधे को जमीन में दबा दे। फली छेदक से बचाव हेतु फेरोमोन प्रपंच 2 से 3 एकड़ प्रपंच की दर से लगाए। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आइए अपने आज के सेगमेंट में आपको ले चलते हैं मेघालय। जी हाँ, मेघालय जैसे कि हम सभी जानते हैं एक कृषि प्रधान राज्य है और ये खासकर अपने मसालों और जड़ी बूटियों की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान नई तकनीकें अपनाकर कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, जिससे कि वे बाकी के किसानों को भी प्रोत्साहित कर सकें। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मेघालय के ही एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने जैविक विधि से की है काली मिर्च की खेती। इसके लिए इन्हें सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नानादरो बीमारक जैविक खेती के तहत काली मिर्च की खेती करते हैं। इनका घर त्रिकिकिला ब्लॉक, पश्चिम गारो हिल्स जिले, मेघालय की धुंध भरी पहाड़ियों में बसा है। जैसे ही कोई उनके परिसर में प्रवेश करता है, उसे तेज हवाओं के साथ काली मिर्च के पेड़ों और मसालों की सुगंध आती है। इन्हें 1980 के दशक में अपने ससुराल से 5 हेक्टेयर खेत विरासत में मिले थे, जिसमें इन्होंने काली मिर्च के लगभग 3400 पेड़ लगाए। नानादरो बीमारक 61 वर्षीय वेस्ट गारो हिल्स के एक अग्रणी किसान हैं। इन्होंने पहली बार किरामुंडा किस्म की काली मिर्च लगाई, जो मध्यम आकार की होती है। इन्होंने 10,000 रुपए की लागत से खेती शुरू की थी, जिसमें इन्होंने करीब 100 पेड़ लगाए। साथ ही इन्होंने हर गुजरते साल में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई। अपने क्षेत्र के किसानों के विपरीत जाकर इन्होंने खेती में हानिकारक रसायनों से फसल को बचाने की भरपूर कोशिश की और नुकसान से बचने के लिए इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल विकल्प का चुनाव किया। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी के बावजूद जंगलों और वहां की जमीन की अहमियत को समझते हुए खेती करनी शुरू की और हार न मानते हुए आगे बढ़ते गए। राज्य कृषि और बागवानी विभाग की मदद और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने जिला के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद की है। इनके द्वारा उपजाई गई काली मिर्च की मांग दुनिया भर से है।
नानादरो मारक ने जैविक विधि से काली मिर्च की खेती कर मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बागान से 2019 में 17 लाख रुपए की लागत अर्जित करके नया मुकाम हासिल किया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नानादरो बी मारक की खेती के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए इनकी सराहना की है। साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नानादरो बी मारक को जैविक विधि को बढ़ावा देने और देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी ने पूरे समाज को हलकान करके रख दिया है। ऐसे में हमारे किसान और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके, हमारे देश में खाने की कमी न होने पाए। सरकार भी उनके लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए बुआई और कटाई का काम भी सुनिश्चित किया जा रहा है। किसान किस तरह से कोरोना महामारी के दौरान खास सावधानियां बरत सकते हैं, इसके लिए आईसीआर ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। आइए बताते हैं क्या है वे गाइडलाइंस। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको रूबरू करवाते हैं कृषि जगत के कुछ बेहद खास हलचलों से अपने आज के सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में।
जैविक खेती को विश्वव्यापी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ठोस कदम उठा रही है। सरकारों के इसी योगदान में शामिल है गंगा किनारे जैविक खेती और नमामि गंगे ब्रांड। अब इसके उत्पाद हमारे बाजारों में भी उपलब्ध हैं। आइए इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस खास रिपोर्ट में। साथियों, खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है। ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। आज गंगा जी के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो जो खेत में उपयोग किया गया केमिकल है, बारिश के समय जो पानी बह करके गंगा जी में न चला जाए और गंगा जी प्रदूषित न हो, इसलिए गंगा जी के दोनों तट के 5-5 किलोमीटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेष बल दिया जा रहा है। ये जैविक उत्पाद नमामि गंगे के ब्रांड के साथ बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसी तरह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उसको भी व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को ऋण की उपलब्धता के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है और इसी में शामिल है केसीसी, जो कि किसानों को ऋण के भुगतान में मदद करता है। आइए इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स पर किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बैंकों से लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए। इसका बहुत बड़ा लाभ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। सरकार ने निर्णय किया है कि कोरोना काल को देखते हुए केसीसी ऋण के भुगतान या फिर नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका ऋण बकाया है, वो अब 30 जून तक ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि में भी किसानों को 4% ब्याज पर जो ऋण मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो लाभ भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। किसान भाइयों बहनों, आपकी सहूलियत के लिए सरकार ने आपके लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी बंदोबस्त किया है।
क्या है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किस तरह से आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए कार्यक्रम के इस भाग में जानें। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, अब अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक ऐप के बारे में जिसका नाम है मेघदूत। इससे न केवल आप मौसम से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं, बल्कि कृषि जगत से भी जुड़ी तमाम जानकारियां आसानी से अपने मोबाइल में इस ऐप के जरिए हासिल की जा सकती हैं। तो आइए मेघदूत ऐप के संबंध में देते हैं कुछ विस्तार से जानकारियां। मेघदूत ऐप भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को स्थानीय भाषाओं में स्थान, फसल और पशुधन समेत मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करना है। इस मोबाइल ऐप में सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को जानकारी अपडेट की जाती है। ये ऐप तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवा की गति व दिशा से संबंधित पूर्वानुमान प्रदान करता है। ये ऐप अलग अलग फसलों में कृषि कार्यों की जानकारी से लेकर पशुओं की देखभाल करने तक हर तरह की सलाह प्रदान करता है। इस ऐप में छवियों, मानचित्रों और चित्रों के रूप में जानकारी प्रदान की जाती है। ये ऐप किसानों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कृषि संबंधी सलाह साझा करने में मदद करता है। आइए अब कृषि दर्शन कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। चक्रवाती तूफान ताउते आज रात गुजरात के तटों को करेगा पार। रात 8 से 9 बजे के बीच पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरेगा तूफान। तटों से गुजरते हुए 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। तूफान को देखते हुए गुजरात के मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। दमन, दीव, नगर हवेली और महाराष्ट्र में भी समुद्र में ना जाए मछुआरे। तूफान के कारण सौराष्ट्र में कुछ जगह हो सकती है भारी बरसात। कच्छ में भी कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। राजस्थान में भी 2 दिन कुछ स्थानों पर होगी बरसात। गुजरात के कुछ हिस्सों में ज्वारीय लहर के भी आसार। और अब आइए आपको जानकारी दे देते हैं देश भर की मंडियों के हाल की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1,900 रुपए से 1,975 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। फतेहपुर मंडी में भाव 1,950 रुपए से 1,985 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में गेहूं का भाव 2,350 रुपए से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कोपरगांव मंडी में भाव 1,650 रुपए से 1,790 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की देहगांव मंडी में गेहूं का भाव 1,675 रुपए से 1,860 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जंबूसर मंडी में भाव 1,800 रुपए से 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बेगू मंडी में भाव 1,600 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।